हमारा आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम। जैसे हमारे पास दो आवेश हैं, अगर हमारे पास एक आवेश एक पॉजिटिव आवेश और पॉजिटिव आवेश है, इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रत्याकर्षण बल लगेगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ढकेलेंगे, इधर को ढकेलेगा और ये से इधर को ढकेलेगा। अगर इसके ये माइनस आवेश और यहाँ पर माइनस आवेश है, इनके बीच भी प्रत्याकर्षण बल लगेगा, ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ढकेलेंगे, प्रति आकर्षण लगेगा। और इनके बीच भी क्या लगेगा, हमारे पास प्रति आकर्षण लगेगा, कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर एक पॉजिटिव आवेश और एक नेगेटिव आवेश है तो ये इसे खींचेगा अपनी ओर और ये वाला इसे खींचेगा, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इनके बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, जब दो आवेशों के बीच प्रति आकर्षण या आकर्षण जो बल लगता है, वो कूलम्ब ने क्या कहा, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलम्ब ने यही नियम दिया था। कूलम्ब के नियम अनुसार, कूलम्ब के नियम, कूलम्ब के नियम अनुसार, कूलम्ब के नियम अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रत्याकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। हमारे पास एक आवेश ये है, इसे मान लिया Q1, और एक आवेश हमारे पास ये है Q2। मान लिया हमने इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R। तो कूलम्ब ने क्या नियम दिया, इनके बीच लगने वाला बल जो होगा F, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, Q1 और Q2 समानुपाती होगा, क्वेश्चन नंबर 1। और F इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होगा। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 क्या कहती है, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। इस समानुपाती के निशान को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले लेंगे, जो हमने कांस्टेंट ले लिया C, Q1 Q2 अपॉन R²। जहां कूलम्ब का नियम आ गया, जहां C एक नियतांक है, इसे कूलम्ब नियतांक कहते हैं। C क्या है, एक नियतांक है। और हमारे अब ये C का मान माध्यम पर निर्भर करता है। अगर दोनों आवेश कहाँ रखे हमारे पास,
वायु में रखे हुए हैं, दोनों आवेश का रखे हुए हैं, वायु में रखे हुए हैं दोनों आवेश। यदि आवेश निर्वात या वायु में हो तो C का मान होता है C बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए कूलॉम का नियम क्या हो जाएगा, चूंकि F बराबर कितना जाएगा, इस C की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना है Q1 Q2 अपॉन I स्क्वायर। अगर दोनों आवेश वायु में रखे हुए हैं तो हमारे पास फार्मूला होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर ये दोनों आवेश वायु में न रखकर क्या में रखे हुए हैं, यदि दोनों आवेश अन्य माध्यम में रखें, अन्य माध्यम में रखे हैं तो क्या होगा हमारे पास, तो C बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्या है, इस माध्यम को जिसमें रखे होंगे उसका परावैद्युतांक, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला ये हो जाएगा, अन्य माध्यम में रखे होंगे। अगर उसी माध्यम में रखे हुए हैं तो हमारे पास क्या होगा, तो अन्य माध्यम में रखे हैं तो हमारे पास C का मान ये होगा, तो फार्मूला जो है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2। तो जहाँ C का जो मान है हमारे पास, C का मान कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू के, और हमने वहाँ C की जगह लगा दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू के Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर। अगर अन्य माध्यम में रखे हैं तो आवेश बल लगने वाला, दोनों लगने वाला बल ये हो जाएगा। तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर, ये इसका मान होता है। और एप्सिलॉन नॉट का मान ये याद करना पड़ेगा हमें, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, इसका मतलब होगा कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या, निर्वात की विद्युतशीलता। जहां एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। और निर्वात की विद्युतशीलता मान कितना होता है 8.85 गुणा किया माइनस के 12 कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। अब अगला टॉपिक हमारे पास, अगर हम निकालें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालें, हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालने के लिए हमें कूलॉम का नियम पता होना चाहिए। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें किसका मान इसकी विमा निकालना हो तो इसे ऐसे रहने देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये अपनी जगह पे, F अपनी जगह पे, और ये R इधर को चला गया R स्क्वायर, और Q1 और Q2 नीचे आ गया। F क्या है, बल, और बल की विमा होती है, याद कर लेना, MLT-2। बल की विमा क्या होती है, MLT-2। R क्या है, दूरी की विमा होती है L, और स्क्वायर है तो L स्क्वायर। आवेश की विमा होती है AT, और ये भी आवेश है तो इसकी विमा भी AT हो जाएगी, दोनों की आवेश की विमा AT हो गई। अब इसे सोल्व करते हैं हम, M L और LQ T की पावर -2, और नीचे A और A स्क्वायर, और T की पावर 1 और T की पावर 2। और आगे देखते हैं हम,
की पावर 3 टी की पावर -2 और ये +2, ये ऊपर गई ये -2, तो -2 माइनस के 4 और ये ए स्क्वायर नीचे और ऊपर आ गई होगी ए स्क्वायर की पावर -2, ये आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की विमा। ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की विमा, ये निकल के हमारे पास आ गई। अगर हम खाली एप्सिलॉन नॉट की विमा की बात करें, एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा जो होगी इस विमा की बिल्कुल अपोजिट होती है। जैसे m की पावर 1 है तो यहाँ हो जाएगी m की पावर -k1, l की पावर +3 यहाँ हो जाएगी l की पावर -3, t की पावर -k4 तो ये होगी +k4, a की पावर -2 तो यहाँ हो जाएगी a स्क्वायर। ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की विमा हमारे पास, ठीक है। इससे अगला हम देखते हैं अब परावैद्युतांक की डेफिनेशन देखते हैं, परावैद्युतांक क्या होता है। अब देख लेते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक को हम लिखते हैं कैसे। अब हमने एक चीज देखी, यहाँ पर हमने एक चीज देखी थी, हमने वायु में बल रखा था तो फार्मूला होता था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये वायु में था तो इसे वायु को लिख लो एयर, हवा से। अब माध्यम में रखा हुआ है तो हम मान लेते हैं FM मीडियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो के था यहाँ पर Q1 Q2/r², इसे हम डिवाइड कर लो। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ऊपर क्या बचा FA और नीचे क्या बचा FM, और ये के सबसे ऊपर गया, ये आ गया के बराबर FA/FM, क्या आ गया के बराबर FA/FM। तो के का जो मान निकल कर आया हमारे पास क्या आया FA/FM। तो परावैद्युतांक क्या होगा, परावैद्युतांक की अगर हम डेफिनेशन दें, वायु में लगने वाला बल, वायु में लगने वाला बल और अन्य माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक का ना तो कोई मात्रक होता है और ना ही परावैद्युतांक की कोई विमा होती है। परावैद्युतांक का ना ही मात्रक होता है और परावैद्युतांक की ना ही कोई विमा होती है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। अगला टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, अगर हमारे पास कोई आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, इस आवेश के कारण इसके चारों ओर एक बल आकर्षण या प्रतिआकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वह क्षेत्र जो होता है वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई बल आकर्षण या प्रतिआकर्षण बल का अनुभव करता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई बल आकर्षण प्रतिआकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है।
वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे हमारे पास कोई भी आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, इसके चारों ओर क्या होगा, कोई बल या तो उसे आकर्षित करेगा या प्रत्याकर्षित करेगा, उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक इसमें यहाँ पर नोट पॉइंट लिख लीजिए, हम नोट लिख लीजिए, विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करें विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। तो विद्युत बल रेखाएं हम देख लेते हैं। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक ऐसी रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाता। उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को कहता है। अब विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होती है। जैसे हमारे पास एक आवेश ये है पॉजिटिव और एक आवेश नेगेटिव, तो विद्युत बल रेखाएं इससे निकलकर इस पर समाप्त होती है, ऐसे निकलेंगी इस तरीके से। ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है इस तरीके से। नंबर 1, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल कर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं क्योंकि एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं क्योंकि एक बिंदु पर दो विद्युत बल रेखाएं संभव नहीं है। एक बिंदु पर दो
वैद्युत बल रेखाएं संभव नहीं हैं, तो विद्युत बल रेखाएं संभव नहीं हैं। अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र। अगला टॉपिक हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला टॉपिक क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अगर हमारे पास कोई यहाँ पर एक आवेश है, ये हमारे पास ये आवेश है, एक आवेश हमारे पास Q1 था और एक आवेश हमारे पास क्या है? Q2। तो इनके बीच लगने वाला बल, इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। इनके बीच लगने वाला बल क्या था हमारे पास? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 अपॉन R²। ये हमारे पास बल था। अगर इस आवेश को एकांक मान लें और इस पर जितना भी बल लगेगा वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात। परीक्षण आवेश जहाँ पर बहुत कम आवेश हो, जो उस पर बिंदु पर उसका अनुभव ही ना हो सके उस आवेश का, उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र है किसी परीक्षण आवेश, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से दिखाते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? ई बराबर F अपॉन क्यू नॉट। F क्या है? बल, और क्यू क्या है? क्यू नॉट क्या? परीक्षण आवेश। अब इसका मात्रक F क्या है? बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश क्या है? कूलाम। इस आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम होता है। अब इसकी विमा निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र की विमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। तो इसकी विमा निकालने के लिए ई की विमा बराबर एफ की विमा। एफ क्या है? बल। एफ की विमा, एफ क्या है? बल। बल की विमा क्या होती है? MLT-2। याद कर लेना, ये बल की विमा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MLT-2। और आवेश की विमा होती है AT। आवेश की विमा क्या होती है? AT। तो हमारे पास अगर हम देखें तो ML और T⁻², और ये, तो इसकी विमा क्या होगी हमारे पास? F की विमा क्या होगी? MLT-2 और AT। AT क्या? आवेश की विमा क्या होती है? AT। हमने यहाँ पर आवेश की विमा लिखी AT नीचे, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या रहा? ML और T⁻², और ये ऊपर गया T⁻1 और T⁻−3, और A⁻+1 ऊपर गया A⁻−1। ये आ गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा आ गई। अब इसके बाद हमारा है वैद्युत द्विध्रुव। अगर हमारे पास दो आवेश, एक आवेश ये है प्लस, और यहाँ पर आवेश रखा हुआ है माइनस, और एक इससे पहले एक टॉपिक में पढ़ लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। अब हमारे पास क्या रहा, ये विद्युत द्विध्रुव एक प्लस आवेश और एक माइनस, ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं, बहुत कम दूरी, मैंने मान लिया 2 है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो आवेश परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, एक दूसरे अल्प दूरी पर रखे हों, तो इस प्रकार के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो लिख लेते हैं हम, जब दो आवेश परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो इस प्रकार के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस प्रकार के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब अगला हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव अवगुणन। अगला हम क्या पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव अवगुणन। अगला हेडिंग है हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव अवगुणन। वैद्युत द्विध्रुव अवगुणन। वैद्युत द्विध्रुव, अगर हमारे पास भी निकाय बना, इन दोनों में से किन्हीं दो आवेशों में से कोई एक आवेश तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव अवगुणन कहते हैं। किन्हीं दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव अवगुणन कहते हैं। इसे P से दिखाते हैं। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो हमारे पास क्या हुआ, डेफिनेशन क्या कहती है, हमारे पास एक आवेश ये है प्लस क्यू, एक आवेश ये है माइनस क्यू, और डेफिनेशन क्या कहती है, और इन बीच दूरी कितनी वाली हमने 2 है। इसे कैसे लिखते हैं, P से। किन्हीं दो आवेशों में से कोई एक आवेश Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को तो वैद्युत द्विध्रुव अवगुणन कहते हैं। तो P बराबर क्या जाएगा 2QL, इसका फॉर्मूला जाएगा। इसका मात्रक
इसका मात्रक, क्यों क्या आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, इसका मात्रक कूलाम इंटू लंबाई का मात्रक मीटर, इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर है। अब इसकी विमा हम निकालें, क्यों, क्योंकि विमा क्या होती है AT, तो लंबाई की विमा L, तो इसकी विमा क्या होगी LTA। ठीक है, ये हम देखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन होंगे आगे देखते हैं।